इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्टडी में एक टॉपिक जो अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है वो है रूलिंग इलाइट्स की प्रेजेंस। इस वीडियो में हम इस डिबेट को समझने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले 100 सालों से चली आ रही है। अगर आप उन ईयरली हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के काम देखेंगे जो सबसे पहले इस सिविलाइजेशन का स्टडी कर रहे थे, तो उनके लिए ये सवाल कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रूलिंग इलाइट्स था या नहीं, इसका जवाब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उनका कहना था कि क्योंकि इंडस केस में हमने देखने को मिलता है कि सिटीज इमर्ज हो रही थी, तो इसका नेचुरली यह मतलब हुआ कि सिविलाइजेशन में रूलिंग इलाइट भी होनी चाहिए। उन्होंने ये कंक्लूजन उन दूसरे सिविलाइजेशन के स्टडी के बेस पर निकाला जो मेच्योर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी थे। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और एंशिएंट इजिप्ट जैसे सिविलाइजेशन के स्टडी के बेस पर ये स्कॉलर ये मानते थे कि जैसे ही सिटीज़ का इमर्जेंस होता है वैसे ही पॉलिटिकल हायरार्की भी इमर्ज होती है। तो उनके नज़र में सिटीज़ का राइज और रूलिंग इलाइट का इमर्जेंस एक साथ होता है। ये पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने इंडस केस पर भी अप्लाई किया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें सिटीज़ देखने को मिलती है, तो इसका मतलब नेचुरली ये हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रूलिंग इलाइट्स होने चाहिए। ये उनका ब्रॉड कंक्लूजन था, लेकिन इस कंक्लूजन में एक बड़ी दिक्कत थी। वो ग्रेट थॉम जो हमें एंशिएंट मेसोपोटामिया या एंशिएंट इजिप्ट में देखने को मिलता है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में एब्सेंट है। इसको सोल्व करने के लिए उन्होंने एक स्कल्पचर का सहारा लिया जो 17 और 12 सेंटीमीटर का था। यह स्कल्पचर मोहनजोदारो से मिला था, और स्कॉलर जो रूलिंग क्लास की प्रेजेंस को एडवोकेट कर रहे थे, उन्होंने इस स्कल्पचर को एक ऐसे व्यक्ति से आइडेंटिफाई किया जो कभी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टेट का शासक रहा होगा। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मोर्टाइमर व्हीलर ने आर्ग्यू किया कि यह स्कल्पचर एक प्रीस्ट किंग का है, और यह प्रीस्ट किंग वही स्टेटस एंजॉय करता था जो एक इजिप्शियन फरोहा करता था। स्कॉलर जैसे मोर्टाइमर व्हीलर का कहना था कि यह प्रीस्ट किंग एक ऐसे स्टेट का शासक था जो सेंट्रली ऑर्गेनाइज था, और इस प्रीस्ट किंग की सेंट्रल अथॉरिटी का बेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर कंट्रोल था। ये प्रूफ करने के लिए कि इस प्रीस्ट किंग का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर कंट्रोल था, स्कॉलर ने एक स्ट्रक्चर को जो हड़प्पा में मिला था एक ग्रेनरी के रूप में आइडेंटिफाई किया। उनका कहना था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन के विलेज में होता था उसे सिटीज में लाकर इन ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता था, और ये ग्रेनरीज प्रीस्ट किंग के कंट्रोल में थी। तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेकुलेशन कैसे दूसरे स्पेकुलेशन को जन्म दे रही है। पहले स्कॉलर्स ने एक स्कल्पचर को प्रीस्ट किंग से आइडेंटिफाई किया, जबकि हमें नहीं पता था कि वहाँ कोई प्रीस्ट किंग था भी या नहीं। फिर उन्होंने स्पेकुलेट किया कि हड़प्पा में जो स्ट्रक्चर मिला था वो एक ग्रेनरी है। फिर ये माना गया कि ये ग्रेनरी एक सपोज्ड प्रीस्ट किंग के कंट्रोल में थी। तो अब देख सकते हैं कि कैसे एक स्पेकुलेशन दूसरे स्पेकुलेशन को जन्म दे रही है। अब कुछ और एविडेंस भी है जो ये स्कॉलर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सेंट्रल अथॉरिटी के प्रेजेंस को दिखाने के लिए देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस है मटेरियल कल्चर की होमोजेनिटी। अब चलिए इस टर्म को समझते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता था, अफगानिस्तान से लेकर ईस्टर्न यूपी तक और जम्मू से गुजरात तक। ये एक बहुत बड़ा एरिया था जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रसार था। इस वक्त एरिया में हमें ये देखने को मिलता है कि पॉटरी, स्क्रिप्ट, वेट और मेजरमेंट और डेकोरेशन ज़्यादातर सेम है। होमोजेनिटी ऑफ मटेरियल कल्चर का मतलब है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे पॉटरी, वेट और मेजर जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग जगहों पर मिले हैं वो एक जैसे हैं। अब एक सवाल जो नेचुरली उठता है वो ये है कि कौन था वो व्यक्ति, ग्रुप या इंस्टीट्यूशन जो इस होमोजेनिटी को इन्फोर्स कर रहा था या मेंटेन कर रहा था। इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी ईस्टर्न यूपी और पाकिस्तानी पंजाब दोनों जगहों से मिली है। ये दोनों पॉटरी एक ही तरीके से बनी है और दोनों का डेकोरेशन भी एक जैसा है। तो कोई ना कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए जो इस डिसाइड कर रहा था कि पॉटरी कैसे बनेगी, और स्कॉलर के लिए इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो प्रीस्ट किंग के कंट्रोल में थी, जो इस होमोजेनिटी को इन्फोर्स करता था। इन स्कॉलरों का यह भी मानना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 ट्विन कैपिटल थे, पहला मोहनजोदारो और दूसरा हड़प्पा। ट्विन कैपिटल का कंसेप्ट इस वजह से आया क्योंकि ईयरली ईयर में हड़प्पा और मोहनजोदारो 2 मेन सिटीज थी,
और दोनों का लेआउट लगभग एक जैसा था। इस वजह से कंक्लूजन सिंपल था कि ये दोनों ट्विन कैपिटल थे। अब ये सारी आर्गुमेंट ये दिखाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रूलिंग एलाइट होने चाहिए, लेकिन नए स्कॉलर्स इस अजम्पशन को रिजेक्ट करते हैं। ये नए स्कॉलर नए एक्सकेवेशन पर अपना एनालिसिस बेस करते हैं और नए तरीके से एग्जिस्टेंस एविडेंस को दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल हड़प्पन ग्रेनरी का परसेप्शन है। पहले स्कॉलर मानते थे ये स्ट्रक्चर एक ग्रेनरी थी, लेकिन नए स्टडीज में हमने इस स्ट्रक्चर के आसपास कोई भी ग्रेन नहीं पाया। तो नए स्कॉलर का कहना है कि यह स्ट्रक्चर ग्रेनरी नहीं था। अब जब ग्रेनरी का कंसेप्ट गिर जाता है तो प्रीस्ट किंग की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर कंट्रोल का आर्गुमेंट भी कोलैप्स हो जाता है। नए स्कॉलर्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि हड़प्पन सेटलमेंट का साइज भी रूलिंग एलाइट के प्रेजेंस पर सवाल उठाता है। अगर किसी सिविलाइजेशन में रूलिंग एलाइट होता तो उसे जुड़ी स्ट्रक्चर काफ़ी बड़े होते। बेस्ट एग्जाम्पल के लिए आप एंसेंट इजिप्ट को देख सकते हैं, जहां पर फरोहा के थॉम्स आम लोगों के स्ट्रक्चर से कई गुना बड़े होते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। मोहनजोदारो के केस में सबसे छोटी हाउस का एरिया 97 स्क्वायर मीटर है, जबकि 5 सबसे बड़े हाउसेस का एवरेज एरिया 183 स्क्वायर मीटर है। ये साइज डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट है कि ये हाउस किसी भी तरह से मेसोपोटामिया या इजिप्ट के रॉयल पैलेसेस से कंपेयर नहीं किए जा सकते। दूसरी स्ट्रक्चर भी रूलिंग एलाइट से जुड़ी नहीं लगती, बल्कि ये मोस्टली पब्लिक स्ट्रक्चर है। कोई ये भी कह सकता है कि इंडस एलाइट्स मटेरियल गुड जैसे गोल्ड, कार्नियल बीड्स या फेमस इंडस सील के थ्रू अपनी स्टेटस दिखाते थे, लेकिन यहाँ भी हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला जिसमें इन मटेरियल गुड्स का सिग्निफिकेंटली ज़्यादा क्वांटिटी हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक हाउस में इंडस सील काफ़ी ज़्यादा मिले हो जिससे हम ये कह सके कि ये हाउस किसी रूलिंग एलाइट्स को बिलोंग करता हो। कोई ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि इंडस एलाइट्स अपनी स्टेटस बेरियल प्रैक्टिस से दिखाते थे, जैसे इजिप्ट में फरोहा के थॉम में प्रीसियस आइटम होती थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ऐसा कोई थॉम नहीं मिला है। कोई ये भी कह सकता है कि इंडस एलाइट्स को क्रिमेशन किया जाता था, जबकि आम लोगों को बरी किया जाता था, लेकिन इन प्रैक्टिसेस का भी कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। तो ये सब एविडेंस दिखाता है कि जो कॉमन मार्कर हम दूसरे सिविलाइजेशन में रूलिंग एलाइट्स को डिफरेंशिएट करते हैं के लिए यूज करते हैं, वो इंडस केस में एब्सेंट है। ये दो चीजें इम्प्लीफाई कर सकती है, या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी जिसमें रूलिंग एलाइट्स नहीं थे, या फिर रूलिंग एलाइट्स ने अपने स्टेटस दिखाने का जो मार्कर यूज किया होगा वो अभी तक हम खोज नहीं पाए हैं। एक तीसरी पॉसिबिलिटीज ये भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रॉयल पैलेसेस या थॉम्स थे, लेकिन हमें अब तक ये नहीं मिले हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे पर्सनली कमज़ोर लगती है, लेकिन जैसे एक फेमस सेइंग है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। शायद फ्यूचर डिस्कवरीज में हमें कुछ और नया देखने को मिले जो इस समस्या को सॉल्व कर सके।